हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएमए प्राची। गाइस, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सीएफआर सब्जेक्ट का पेपर नंबर 17, जो कि सीएमए फाइनल की स्टडी मैथ से डिस्कशन होने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, हम लोग आज AS9 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के हमने सारे एएस कवर कर चुके हैं और हमारा बस एक लास्ट एएस बचा 10। आई होप मैं आज इसको कंप्लीट करवा दूंगी आपको। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी का ये मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, इक्विटी में इन्वेस्ट करती है। अब किसकी इक्विटी में करेगी, वही हमको देखना है। तो देखो यार, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट। ठीक है, इसका मतलब यूटी गवर्नमेंट होता है। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट करती है इक्विटीज़ में, लाइक गवर्नमेंट कंपनीज में करेगी, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस में करेगी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज में करेगी। ठीक है, और वो इन्वेस्ट करती है इंटरनेशनल बॉडीज़ में भी, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स में करती है, एशियन डेवलपमेंट फंड्स में करती है और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन में करती है। गाइस ठीक है, आप लोग को याद करना है। मैं आपको याद करवाने में हेल्प करती हूँ। इतना याद करेंगे सबसे पहले हम लोग। गाइस देखो, पढ़ाना आसान होता है, याद कराना थोड़ा मुश्किल होता है, और मैं याद कराने में बिलीव करती हूँ। ऐसी थ्योरी सब्जेक्ट है तो मुझे पता है कि आप लोग को याद करना ही आपका मेन रहेगा मोटो। और समझा तो मैं रही चू। ठीक है, तो याद करते हैं फिर। तो देखो गाइस, इसमें बोल रहे हैं कि सेंट्रल, स्टेट और यूटी, पहला लाइन में यही लिखा है कि वो सब लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, पर कौन सी इक्विटी, कैसी इक्विटी? तो फिर गवर्नमेंट कंपनी की इक्विटी, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की, जॉइंट स्टॉक कंपनी की, कॉरपोरेट बोर्ड बैंक्स की। ठीक है गाइस, स्टैट्यूटरी, जॉइंट, कॉरपोरेट बैंक्स, और उसके साथ साथ और किस में कर सकती है? और मतलब सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल करेगी ना। अब गाइस देखो, ऊपर में 3 लोग थे ना, तो 3 मिलके सब में कर सकते हैं। पर नीचे वाले में सिर्फ यूनियन लिखा है गाइस, तो यूनियन ही बस लिखना है अपन को भी, कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहेगी, यूनियन गवर्नमेंट, वो किस में करेगी? वो इंटरनेशनल में कर सकती है, इंटरनेशनल एमएफ में कर सकती है, डेवलपमेंट फंड्स में कर सकती है, और फाइनेंस कॉरपोरेशन में कर सकती है। आई होप आप लोग को यहाँ तक याद हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंक्लूड्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अपन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर कैपिटल में, कन्वर्जन करा सकते हैं अपना आउटस्टैंडिंग लोन्स को। ठीक है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलाकर। ठीक है, और कन्वर्ट करा सकते हैं डिविडेंड डिक्लेयर को, बट नॉट रिसीव्ड ऑन इक्विटी। एंड स्टैंडर्ड फॉर कवर ऑल द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी डज नॉट कवर इन्वेस्टमेंट ऑफ लोन एज अ कैपिटल ऑफ इक्विटी। ये बोल रहा है लास्ट वाली लाइन में कि वो कवर नहीं करता है उन इन्वेस्टमेंट को जिस जो कैपिटल, लोन कैपिटल का फॉर्म बनता है एक एंटिटी का। ठीक है guys, उसको हटा देना है आज से। एमसीक्यूज में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ इक्विटी। तो आपको ये वाला बताना है कि इन्वेस्टमेंट इन द लोन कैपिटल ऑफ एंटिटी। लोन कैपिटल में अगर कोई अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे इक्विटी का, एंटिटी के किसी एंटिटी में, तो उस केस में हमारा इस एएस में कवर नहीं होता है वो। ठीक है गाइस, तो मैं आपको एक बार और ये पूरा रिवीजन करवा देती हूँ। ठीक है, इसका फुल रिवीजन करते। देखो मैं फिर से बता रही हूँ, सेंट्रल, स्टेट और यूटी गवर्नमेंट तीनों मिलकर, मतलब मिलकर या जैसे भी, वो तीनों कर सकती है। किस में करेगी? गवर्नमेंट कंपनी में, स्टैट्यूटरी में, जॉइंट स्टॉक में, कॉर्पोरेट बैंक में, इनकी इक्विटीज में करेगी। ठीक है गाइस, और उसके बाद जो गवर्नमेंट है ना, वो मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इंटरनेशनल बॉडीज में करेगी। इंटरनेशनल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स में करेगी, डेवलपमेंट फंड्स में कर सकती है, और फाइनेंस कॉरपोरेशन में कर सकती है। ठीक है गाइस, उसके बाद अब वो किस किस फॉर्म में करती है, मतलब कौन कौन सी चीज़ इंक्लूडेड है गाइस। तो इसमें आपको याद रखना है, पहला पॉइंट है शेयर कैपिटल, दूसरा पॉइंट है हमारा आउटस्टैंडिंग लोन्स, जिसको अपन ना इक्विटी में कन्वर्ट किया रहा है। जैसे कि समझ लो ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। ठीक है, तो मिस्टर ए के पास लोन था, तो उनके उनके पास लोन था, बट वो पैसे ही नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी के आपको शेयर्स दे दिए, तो आपको वो इक्विटी दे दी लोन के बदले, तो ये कन्वर्जन हो गया। या फिर समझ लो कि ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है। ये बी कंपनी को ना आपको डिविडेंड देना था, तो वो क्या सोची कि मैं इक्विटी दे देती हूँ, अभी पैसा नहीं है तो डिविडेंड नहीं दे सकती, तो वो इक्विटी दे देती है आपको। ठीक है, तो ये वाले पार्ट्स कवर हुए अपने। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं बुक से इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लाइन बाय लाइन लिख पाओ एग्जाम में। ठीक है, और कोरिलेट भी होता है ना सेम स्टफ रहने से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये 2 पैराग्राफ याद हो गया होगा। और क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो लोन कैपिटल ऑफ एन एंटिटी, ये कवर नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव क्या, क्यों बनाया गया ये, इसको क्या ज़रूरत थी? तो गाइज़ ये वाला जो एएस है ना, वो नॉर्म्स बताएगा हम लोग को। पहली लाइन तो ना सारे एएस की यूजुअली कॉमन होती है। कौन सी? कि नॉर्म्स बताता है, रिकग्नाइजेशन, मेजरमेंट और रिपोर्टिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट।
of the government in financial statement, so that financial statement provide true and fair view of investment of the government consist with the best international प्रैक्टिस। गाइस ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको तो आप याद कर लो, और मैं तो बोलती हूँ सब में चिपका भी सकते हो। हल्का फुल्का वर्डिंग में कहीं कहीं पे चेंज आता है, जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट है ना, किसी किसी में कुछ कुछ और रहता है। बाकी आप ऐसे ओवरऑल ना लैंग्वेज ये वाली प्रिंट कर सकते हो एग्जाम पेपर में बिल्कुल, क्योंकि ना नंबर तो उसी के मिलते हैं। आई एम सो सॉरी, क्या हो गया यार। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्कोप, इसका भी स्कोप का भी बहुत सारा पॉइंट सेम होता है ना, मतलब पहला पॉइंट तो सेम होता ही है, मैं बता रही हूँ। द स्टैंडर्ड अप्लाइज इन इन्वेस्टमेंट मेड इन अ डिफरेंट इन्वेस्टिंग एंटिटी बाय द गवर्नमेंट फॉर कॉर्पोरेशन एंड प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस स्टैंडर्ड विल अप्लाई ओनली टू द गवर्नमेंट अकाउंट बीइंग मेंटेन इन कैश बेसिस। गाइस हम लोग कैश बेसिस वाले वाले को ही वो देते, सपोर्ट क्यों देते हैं, क्योंकि हम लोग कैश बेसिस वाला ही करते हैं। अब मैं आपको फर्स्ट क्लास में ही बताई थी कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग कैश बेसिस में ही होती करके। ठीक है गाइस, और स्टैंडर्ड किस पे अप्लाई हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है ना, इक्विटी मतलब इन्वेस्टमेंट पे ही लगेगा। ठीक है, और जो दूसरी एंटिटीज है, डिफरेंट एंटिटीज, उसके में लगेगा जब वो इनकॉर्पोरेट हो रही है ना। प्रेजेंट करना है हमको, क्या करोगे, प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ठीक है, और वो जो कि मेंटेन है कैश बेसिस में। आई होप आप लोग को इतना लर्न हो गया होगा। फिर से एक बार मैं बोल देती हूँ ताकि अच्छे से लर्न हो जाए। जो स्टैंडर्ड है ना, वो इन्वेस्टमेंट में अप्लाई होगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी में। ठीक है गाइज, और डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टिंग एंटिटीज की में। ठीक है, जो कि प्रेजेंटेशन देने वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश बेसिस में। ठीक है, ये जो रहेगा वो अप्लाई होगा एंटिटीज में, पर डेट में नहीं होगा। ठीक है गाइस, नॉट इन डेट, नॉट इन डेट, डेट में नहीं होगा। लाइक डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह होगा, उस पे ये वाली अकाउंटिंग एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, सच अदर इंस्ट्रूमेंट आर नॉर्मली अकाउंटेड फॉर द इन्वेस्टिंग एंटिटी एज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट। उन लोग को अपन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेट मान लेते हैं, बोल रहा है। ठीक है, उसके द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट कंसीडर टू गिव फेयर एंड ट्रू व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अनलेस इट कंप्लाई विद स्टैंडर्ड। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो, तो अगर आप ये वाला एस फॉलो नहीं करोगे और प्रेजेंट नहीं करोगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके हिसाब से, तो मान लिया जाएगा कि ये स्टैंडर्ड आपके ऊपर आप उसको आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो, कंप्लाई नहीं कर रहे हो, ये मानेंगे अपन। ठीक है, अब अपन रिकॉग्नाइज कैसे करें गाइस। तो रिकॉग्नाइज करने का एकदम सिंपल सा तरीका है कि देखो, अगर कोई इन्वेस्टमेंट अपन इक्विटी में किए हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट कंपनी का है, तो जिस दिन से हम लोग कर रहे हैं उसी दिन को तो एंट्री करोगे आप। एकदम कॉमन सेंस लगा के सोचना, अगर आज आप रिलायंस का शेयर खरीदने गए तो आज ही का तो डेट डालोगे कि नहीं डालोगे। ठीक है, वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो जो ऐसे जिस दिन से उसका हो जाएगा वही डेट तो डालेगी ना, कि क्या डालेगी बताओ। ठीक है, तो वही है कि डेट on which the investment detail are entered into books of the accounts। ठीक है, उसके बाद फिर लोन, अगर इसका थोड़ा अलग है। लोन में क्या होता है कि जब अपन ना इक्विटी थे पहले, या हमको डिविडेंड मिलने वाला था, ठीक है, तो उस केस में अगर अपन को, एक मिनट सॉरी, हाँ लोन था, अगर हमारे पास लोन था और हमको डिविडेंड मिलने वाला था और उसके बदले हमको इक्विटी मिल रहा है, तो जिस दिन ये प्रोसेस हो रही कन्वर्शन का दिन, आई थिंक उसी दिन होना चाहिए, पर मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ आपको। लोन कन्वर्टेड इनटू इक्विटी एंड डिविडेंड बट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू एंटिटी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शैल ट्रीट एज अ इक्विटी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द डेट ऑन विच कन्वर्जन टेक्स प्लेस। यस गाइस, मैं सही थी, कन्वर्जन जिस दिन होगा उस दिन की आपको डेट लेना है। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ अ डिटेल ऑफ कन्वर्जन एंटर टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसी दिन आपको एंटर भी करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है गाइस, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ मैं। लोन या फिर डिविडेंड हम लोग को मिलने, मतलब डिविडेंड जो मिलने वाला था और जो हम लोन दिए उनको अगर हम कन्वर्ट करवा रहे हैं इक्विटी में या कन्वर्ट हो रहा है, तो जिस दिन हो रहा है उस दिन की डेट लेते हैं। ठीक है, मेजरमेंट, अब मेजर कैसे करोगे आप, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में मेजर करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट में हमको मेजर करना है। और वेयर द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एक्वायर ऑन पेमेंट ऑफ कैश, अगर अपन पेमेंट ऑफ कैश करते हैं इंक्लूडिंग ऑन एक्सरसाइज ऑफ राइट ग्रांटेड बाय द इन्वेस्ट, द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ अमाउंट एंड कैश डिस्पर्स। गाइस देखो, एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि आप गए कुछ खरीदने, समझ लीजिए आप चाय पीने गए, चाय नहीं यार, चाय पीने के लिए दूध लेने गए। ठीक है, अब आप चाय बनाने के लिए दूध लेने गए ना, तो दूध लेने जाओगे तो जितना रुपए का दूध आएगा वही तो अमाउंट लिखोगे ना, तो वही हो गई हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो लिखी थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उतने का सामान हमको मिल रहा है तो वही लिखेंगे। ठीक है गाइस, बट आप समझ लीजिए कि आप दूध लेने गए बट आपके पास पैसे नहीं थे ना, तो आप पैसे के साथ कुछ और एक्सचेंज के लिए लेके गए थे। ठीक है, जैसे बार्टर सिस्टम में होता था, तो अब कैश कैश दे रहे हो आप और उसके साथ कुछ और भी दे रहे हो, काइंड दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो कैश और काइंड मिला के उसका वैल्यू होगा ना,
वैसे गाइस इन्वेस्टमेंट में जब अपन पेमेंट कर रहे हैं कैश का, तो अपन जब कैश का पेमेंट उसमें कर रहे हैं तो उसको भी इंक्लूड कर देना ना, जो कैश डिस्पर्स हो रहा है मतलब खर्च हो रहा है और जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो दोनों को ऐड करके ले लेना। ठीक है। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ बोनस इज नील। गाइस देखो बोनस का नील होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, ऐसे मैं याद नहीं कराना चाहती आपको, मैं आपको लॉजिक बता रही हूँ। बोनस आपके दिमाग में आना ही चाहिए, क्या फोकट की चीज होती है। बोनस तो अपन को हमेशा ऐसे मिलता है ना, ऐसे ऐसे कितना फील गुड होता है बोनस सुन के, दिवाली बोनस मिल रहा है। ठीक है, अगर हम बहुत अच्छा काम करते हैं तो हमको बोनस मिलता है, तो बोनस हमारी हमारी अच्छाई का या फिर हमको एक्स्ट्रा मिलता है, उसके लिए हमको कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग बोनस में जैसे कि कोई पेमेंट नहीं होता हमारा, इसलिए उसका अमाउंट को नील लेते हैं। ठीक है, याद रहना चाहिए, आपको याद करना है, और अपन को लॉजिक तो मैं आपको बताई हूँ। ठीक है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट एक्वायर्ड इक्विटी शेयर्स इन कंसिडरेशन फॉर अदर एसेट्स लाइक लैंड, द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी। गाइस देखो, अगर आप समझ लो कि इक्विटी शेयर्स ले तो रहे हो गवर्नमेंट का, बट उसके बदले में आप लैंड दे रहे हो अपनी। ठीक है, तो जो लैंड की हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लेंगे, द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट शैल बी द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। मतलब जो लैंड की फेस वैल्यू नहीं, जो लैंड इन्वेस्टमेंट का हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना, वो आपकी इक्विटी का फेस वैल्यू हो जाएगा। मतलब यार देखो, ऐसे समझो ना आप कि जो कोई समझ लो आप एक पेंटिंग खरीदने गए। ठीक है, तो अगर आप पेंटिंग खरीद रहे हो तो पेंटिंग में जो खर्च लगे रहता है, ठीक है, वो पेंट का लगता है और पेंटर की गुडविल का लगता है। गाइस दो ही चीज का पैसे लगते हैं पेंटिंग में। ठीक है, अब पेंटिंग के उस पेंटिंग का वैल्यूएशन कैसे करोगे आप, क्या कितने रुपए की पेंटिंग हो सकती है। इसका वैल्यूएशन ऐसा होगा कि यार उसको उसको खरीदने के लिए जो पेयर है वो कितना दे सकता है, अगर वो अपनी लैंड दे दिया उसके लिए, तो लैंड की कॉस्ट लेंगे ना अपन। वैसे ही इस क्वेश्चन में जब इक्विटी अपन दे रहे हैं, तो इक्विटी दे रहे हैं तो उसके बदले हमको लैंड मिल रहा है। अगर लैंड मिल रहा है तो लैंड की कॉस्ट लेंगे ना। समझे, ऐसा होगा। Where the equity shares are acquired on reinvestment of dividend. The historical cost of share in the amount of dividend against the share is allotted. Guys देखो, जब डिविडेंड के बदले हमको इक्विटी मिल रहा है ना, तो जिस अमाउंट का हमको डिविडेंड मिलने वाला था, हम वो कॉस्ट लेंगे। एकदम कॉमन सेंस की बात है, जो पैसे तुम दोगे उतने ही का वैल्यू मिलेगा ना तुमको। हमको यही तो निकालना है ना कि इक्विटी का क्या वैल्यू लेना है अपन को। तो जिसके बदले मिल रहा है उसका वैल्यू ले लो, डिविडेंड के बदले मिल रहा है तो डिविडेंड का वैल्यू ले लो, लैंड के बदले मिल रहा है तो लैंड का वैल्यू ले लो। बोनस शेयर्स तो फ्री के होते हैं, तो नील लेना है उसमें। ठीक है। अब द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एक्वायर्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ लोन, द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट विच सच आर अलॉटेड। इसका मतलब भी पूरा सेम है। अगर हम मैं आपको एग्जांपल दी थी ना, ये लोन वाला, अगर आपके लोन के बदले में आपको इक्विटी मिलता है, तो ये लोन का जो वैल्यू है ना, वो आपका मेजर करोगे आप इक्विटी का वैल्यू, क्योंकि उसके बदले में आपको इक्विटी मिल रहा है ना। ठीक है, वो ज़्यादा हो कम हो कोई मतलब नहीं है, जो लोन का अमाउंट है वो लेना है, जो डिविडेंड का अमाउंट है वो लेना है, जो बोनस में नील लेना है। और क्या बताई थी मेरे को, लैंड लैंड के बदले मिल रहा है तो लैंड लेना है। ठीक है, सीधा और सिंपल सा फंडा। मेजरमेंट फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया, इसमें 4 पॉइंट है गाइस, भूलना नहीं है आपको। 1 2 3 4। मैं आपको एक बार और रिवीजन करवा दूं क्या, करा देती हूँ, चलो पहले ज़रूरी है ये। ठीक है, सबसे पहले हमको किसका दिया हुआ है, बुक की मतलब बुक का सीक्वेंस ही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, थोड़ा हाईलाइट भी करा दूं क्या, करा देती हूँ। देखो, सबसे पहले अपन इक्विटी ऑन पेमेंट ऑफ कैश कर रहे हैं। कैश के साथ अगर अपन कुछ देते हैं तो वो पहले पॉइंट में आएगा, मतलब कैश प्लस हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है गाइस, अगर बोनस मिलता है तो नील लेते हैं। ठीक है, अगर इक्विटी एक्वायर हो रही है अपन को अदर एसेट के बदले, मतलब लैंड के बदले हो रही तो लैंड लेंगे, लैंड का कॉस्ट। अगर डिविडेंड हो रहा है तो डिविडेंड फोर्थ, और फिफ्थ एक और है। ठीक है, फिफ्थ क्या था, लोन, ये रहा लोन। ठीक है, फिफ्थ एक और है लोन। गाइस ये पांचों पॉइंट आपको पहले पॉइंट के अंदर लिखना है, बहुत ईजी है। मैं आपको ऐसे पढ़ाई था कि आपको लर्न हो गया होगा अभी तक, तो आप खुद से रीड कीजिएगा एक बार, पक्का याद हो गया, आप एक बार खुद को चेक कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस कोटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन प्राइमरी मार्केट ऑफ ट्रेडिंग of particular stock, or in case quoted is not available on that day, the price of a date on which the last quoted before the closing। देखो गाइस, इसमें बोल रहा है कि जब अपन हमारी कंपनी लिस्टेड होती है ना, जिनका शेयर लिस्टेड होता है रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, तो उन लोग क्या लेते हैं पता है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो आखिरी दिन रहती है ना फाइनेंशियल ईयर की, उस दिन में जो रेट चलते रहता है ना, उसको लेने बोल रहा है ये। ठीक है गाइस, बट जरूरी नहीं ना कि उस दिन हमारे पास प्राइस अवेलेबल हो। तो अगर नहीं होता ना, तो उसके पहले का जो भी प्राइस अवेलेबल है ना, अपन को वो लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसको याद, ये वाला पॉइंट ना बस इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि लिस्टेड कंपनी होगी तो क्या होगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर इन्वेस्टमेंट जो है ना वो सब्सिक्वेंटली टू इनिशियली मेजर ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल कॉस्ट, आपका पहला वाला भी ना हिस्टोरिकल कॉस्ट में ही रिफ्लेक्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके जो टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड शैल बी द इन्वेस्टमेंट एट बिगनिंग एंड एडिशन एंड, ऐसे वाला पॉइंट बहुत ही अच्छा मतलब क्यूट लगता है मुझे, कैसे बताओ, देखो कुछ नहीं करना है, ओपनिंग करना है, ओपनिंग में जो था वो बताओ कि मतलब बिगनिंग, एडिशन ड्यूरिंग द पीरियड मतलब कुछ ऐड हुआ होगा, डी इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ माइनस हुआ होगा और क्लोजिंग बचा होगा, यही तो लिखना है। तो ये आखिरी पॉइंट यही है। तो ये आपको पूरा पॉइंट समझ में आया होगा, आई होप। हम लोग डिस्क्लोजर की तरफ चलते हैं गाइस। डिस्क्लोजर 8 नंबर का आता है, कभी भी आ जाता है, बिल्कुल भी एक भी पॉइंट हम लोग को ऐसे नहीं करना है कि नहीं आ रहा है, पूरा अच्छे से लिख के आना है। यार पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, ऐसी बात है, बस याद तो करवा ही रही हूँ मैं आपको, बस वीडियो देखना है, एग्जाम से पहले एक बार देख लेना, एक बार अभी देख लो, ठीक है। चलो डिस्क्लोजर पढ़ते हैं अब। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी शैल डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट द बिगनिंग, बिगनिंग में जो रहता है, एट द एंड, एंड में जो रहता है एडिशन और डिलीशन, अभी जो मैं आपको इक्वेशन में बताई थी वही पार्ट है, ठीक है गाइस। फिर दे विल रिफ्लेक्ट द एडिशन मेड ड्यूरिंग द ईयर बाय द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस की तरह बताओगे, और फिर क्लोजिंग बैलेंस की तरह बताओगे, और इन्वेस्टमेंट और डी इन्वेस्टमेंट जो भी होता है वो बताओगे। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट उसका मेंशन करना जरूरी है आपको, टाइप कौन सा है, अभी अपन 5 टाइप का पढ़े ना, वो 5 में से आपको बताने कि वो कौन सा वाला है, ठीक है। और वो किसके एक्सचेंज में है वो भी बताओ, मतलब इक्विटी है, इक्विटी किसके एक्सचेंज में है वो सब बताना है आपको, ठीक है। अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो भी रिसीव हो रहा है और रिफ्लेक्ट हो रहा है रेवेन्यू में वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद फिर अपन को ये मेन डिस्क्लोजर में आता है जो कि अपन को डिस्क्लोज करना है स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में, इन्वेस्टमेंट वाले स्टेटमेंट में हमको जो डिस्क्लोज करना है गाइस, सबसे पहला रहेगा डिटेल स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन इन्वेस्टिंग एंटिटी, एंटिटी वाइज अपन बनाएंगे, अगर समझ लो 2-3 एंटिटी के साथ आप इन्वॉल्व हो ना तो सबका डिटेल स्टेटमेंट आपको बनाना है अलग अलग, एंटिटी वाइज मतलब अलग अलग बनाना है, ठीक है। फिर डिटेल स्टेटमेंट ऑफ डी इन्वेस्टमेंट, अगर कहीं से आपको डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई मतलब कहीं का पेमेंट कर दे रहे हो मान रही हूँ मैं, ठीक है, इक्विटी, जैसे इक्विटी इशू करते हैं और वो डिस इन्वेस्ट हो जाता है तो फिर उसका आपको डिटेल देना है, समरी देना है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, कि कौन कौन से ग्रुप के साथ हो आप, ये देखो 3-4 ग्रुप जो मैं आपको पहले 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 पढ़ाई थी एकदम फर्स्ट फर्स्ट में, ठीक है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, कॉर्पोरेट बैंक्स, ठीक है। एडिशनल डिस्क्लोजर अगर कुछ लगता है तो वो भी आपको देना है पिछले 3 साल का, ठीक है, जो कि आप सबमिट करना भूल गए थे, ठीक है, या फिर इसमें लॉस हुआ था तो, ठीक है। तो फिर सबको यहाँ से रिवाइज करा देती हूँ मैं, ठीक है। देखो सबसे पहले डिटेल स्टेटमेंट एंटिटी वाइज देना है अपन को, ठीक है। फिर डिस इन्वेस्टमेंट अगर कुछ हो तो वो बताना है, अगर कौन सा ग्रुप में हो आप, मतलब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में, जॉइंट में हो या फिर कॉर्पोरेट बैंक में हो ये बताओगे, और एडिशनल अगर कुछ है एडिशनल डिस्क्लोजर तो वो देना है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो यहीं पे ये एस खत्म होता है। आई होप आप लोग को लर्न हो गया होगा, मैंने अपना पूरा 100% दिया है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ गाइस मैं आपको याद कराने में सक्सेसफुल रही, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आता ना, ठीक है। अब मैं आपको एक एकदम कैप्सूल रिवीजन करा देती है एएस का फट से, फिर हम लोग एंड करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो यार देखो, सबसे पहले हम लोग इस एएस में डिस्कस किए कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज़ में कैसे होता है। तो यार इसमें सबसे पहले लाइन में यही दिया था कि सेंट्रल, स्टेट और यूनियन मतलब यूटी, ये जो 3 है ना वो तीनों मिलके ना बहुत सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनकी इक्विटीज़ में कर सकते हैं, किसकी किसकी, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, कॉर्पोरेट बैंक्स में, ठीक है। इसके साथ साथ जो सेंट्रल है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स में कर सकती है, एशियन डेवलपमेंट में कर सकती है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन में कर सकती है, ठीक है। जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट रहता है उसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर कैपिटल, कन्वर्जन ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स, कन्वर्जन ऑफ डिविडेंड्स, और अगर कोई इक्विटी में अपन चेंज कर रहे हैं तो वो इंक्लूड होता है, बट इसमें लोन कैपिटल इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि वो नॉर्म सेट करे ताकि हम लोग रिकॉग्नाइज कर सके, मेजर कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को, ठीक है, फेयर एंड ट्रू व्यूज में, ठीक है गाइस। इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप ये है, इसका स्कोप ये है कि जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है वो अपना सही से प्रेजेंट कर पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और बता पाए कि जो उनका जो डेट है, लाइक डेट, बॉन्ड्स और बाकी इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट कंपनीज का, ठीक है गाइस। उसके उसके बाद क्या करेंगे, उसके रिकग्नाइज करेंगे अपन। रिकग्नाइज कैसे करना है, जिस दिन अपन को एसेट मिल रहा है
उसका अपन को लेना है डेट, और अगर कन्वर्ट हो रहा है तो कन्वर्शन डेट लेना है। मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट का मैं बहुत डिटेल में बताई थी, मेजरमेंट डिस्क्लोजर। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।